पीएम मोदी के फैसले से विपक्ष में खलबली मच गई है। कांग्रेस खासकर राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी अब चौतरफा फंसते दिख रहे हैं। सियासी तौर पर तो राहुल गांधी पीएम मोदी से काफी पीछे हैं, वो दूर दूर तक टिक नहीं पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कानूनी पचड़े में भी फंसते जा रहे हैं। वहीं इसके अलावा ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेकर भी कांग्रेस के नेता तिलमिलाए हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की कांग्रेस की मांग को दोहराते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर विपक्ष की मांगों को लगातार नजरअंदाज करने तथा ध्यान भटकाने के लिए जाति जनगणना और बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल जैसे फैसलों का सहारा लेने का आरोप लगाया। वहीं राहुल गांधी भी मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे थे और देश के विदेश मंत्री पर कई सवाल उठा रहे थे। लेकिन शशि थरूर और मनीष तिवारी जैसे कांग्रेस के वो नेता जो डेलीगेशन में शामिल हैं, वो सरकार से खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन जयराम रमेश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वह इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस्तेमाल किया है ब्रह्मास्त्र और कोर्ट से राहुल गांधी के लिए क्या बुरी खबर आई है, वो भी बताएंगे आपको आगे। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मोदी सरकार बनने के बाद से ही कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। चुनाव में तो कांग्रेस की हार हो ही रही है, साथ ही साथ अब पार्टी के बड़े नेताओं की चिंता भ्रष्टाचार के मामले में भी बढ़ती जा रही है। पार्टी के नेताओं की फाइलें अब खुल गई हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि उनके इस कार्यकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां होंगी और अब ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सफाई अभियान की शुरुआत भी कर दी है। साल 2024 के चुनाव से पहले भी मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे 2 सीएम को सलाखों के पीछे भेज दिया था और अब गांधी परिवार के खिलाफ भी ईडी एक्शन मोड में है, जिससे कांग्रेस की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी ने बड़ा दावा किया है। जांच एजेंसी ईडी ने भरी अदालत से कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने 142 करोड़ रुपए के अपराध के पैसे का फायदा उठाया। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को अदालत में यह भी कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज सुनवाई हुई। ईडी की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए एएसजी राजू ने अदालत में यह बताया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 142 करोड़ रुपए के अपराध की आय का फायदा मिला। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी संपत्तियां नवंबर 2023 में कुर्क की गई थीं और तब तक आरोपी मतलब राहुल गांधी और सोनिया गांधी अपराध की आय का आनंद ले रहे थे। एएसजी राजू ने यह भी कहा कि अपराध की आय में न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त संपत्तियां शामिल हैं, बल्कि कोई भी अन्य आपराधिक गतिविधि भी शामिल है जो अपराध की आय से जुड़ी हो। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने यह कहा कि आरोपी तब तक अपराध की आय का आनंद ले रहे थे जब तक कि ईडी ने नवंबर 2023 में नेशनल हेराल्ड से जुड़ी 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त नहीं कर ली। ईडी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने अपराध की आय हासिल करके मनी लॉन्ड्रिंग की, बल्कि इसे अपने पास रखने के दौरान भी यह जारी रखा। वहीं नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर आरोप पत्र पर सुनवाई के दौरान ईडी ने राउज एवेन्यू की विशेष अदालत से कहा कि अनुसूचित अपराध मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक ट्रिगर पॉइंट है और ये अपराध की गतिविधि हो सकती है, लेकिन कंपनी की हर गतिविधि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकती। वहीं अदालत में सुनवाई के दौरान ईडी से पूछा गया कि क्या ये शेयर अनुसूचित अपराधों से उत्पन्न है। अदालत ने यह भी कहा कि जांच एजेंसी को कुछ चीजों को अपराध की आय के रूप में पहचानना होगा। अदालत ने पूछा कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही के उद्देश्य के लिए शेयर, संपत्ति और किराए अपराध की आय बने रहेंगे। अदालत ने उक्त टिप्पणी और सवाल तब किए जब ईडी ने यह कहा कि यंग इंडियन के पास आरोपितों के लाभ के लिए जारी रखने के अलावा कोई व्यवसायिक गतिविधि नहीं थी। ईडी ने कहा कि शेयर, संपत्ति और किराया अपराध की आय है, जबकि विज्ञापन और ऋण को बाहर रखा गया है। वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या आपके पास फॉरेंसिक ऑडिटर हैं। अदालत को यह देखना होगा कि कंपनियां कैसे काम करती हैं और शेयर जारी करने के लिए क्या स्वीकार्य तरीके हैं। इसके जवाब में ईडी ने कहा कि ये केवल अपराध की आय से प्राप्त संपत्ति से संबंधित है। एक बार शेयर जारी होने के बाद ये एक संपत्ति है। यंग इंडियन को एजेएल के शेयर जारी करना धोखाधड़ी का अपराध है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने 15 अप्रैल को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था।
कांग्रेस के नेता ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन जिस तरह की खबर कांग्रेस के अंदर खाने से आ रही है उससे साफ है कि कांग्रेस की राह आसान नहीं है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बार ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद कांग्रेस की कलई खुल गई है। हाल ही के दिनों में कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पीएम मोदी और मोदी सरकार की तारीफ की है, जिससे कांग्रेस की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। वहीं अब मोदी सरकार के एक फैसले से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। पहलगाम के जवाब में शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी ताकत ये रही कि इसको लेकर पूरा भारत राजनीतिक तौर पर भी एकजुट नजर आया। भारतीय सशस्त्र सेना ने इस ऑपरेशन में अपना लक्ष्य बहुत ही सटीकता से हासिल किया और पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों के 9 बड़े ठिकानों को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने में सफलता भी हासिल की। लेकिन इसके बाद इस मुद्दे पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है और कूटनीतिक स्तर पर भारत की बात दुनिया भर के देशों के सामने रखने के लिए जा रहे 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को लेकर भी विवाद खड़ा किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने, चाहे वो किसी भी दल के हैं, उन्होंने सरकार के कदमों को सराहा है, उससे राष्ट्रहित के इस मोर्चे पर भी विपक्षी इंडी गठबंधन पूरी तरह से बिखरा हुआ है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत के रुख पर दुनिया भर के देशों का विश्वास हासिल करने के लिए विदेशी दौरे पर जा रहे ऑल पार्टी डेलीगेशन में केंद्र सरकार ने विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों और प्रमुख नेताओं को शामिल किया है। इसके पीछे की वजह यह है कि राष्ट्रहित के इस मुद्दे पर भारत की एकजुटता का संदेश दुनिया भर के देशों तक पहुंचाया जा सके। विपक्ष के जिन सांसदों को इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनाया गया है, उन्होंने सरकार के फैसले की जमकर सराहना की, जबकि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों की ओर से आधिकारिक तौर पर इस मामले में सरकार की ओर से सदस्यों के चयन के तरीकों पर सवाल उठाए गए। कांग्रेस भी अपने सांसदों के चयन से खुश नहीं है, लेकिन पार्टी के जो सांसद चुने गए हैं वो पार्टी को साफ संदेश दे रहे हैं कि उनके लिए देश सबसे ऊपर है। शशि थरूर द्वारा अपनी भागीदारी को उचित ठहराने के लिए राष्ट्रीय हित का हवाला दिए जाने के बाद कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक पहुंच के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने के अपने फैसले को स्पष्ट करने के लिए राष्ट्र के आह्वान का हवाला दिया है। कांग्रेस नेतृत्व ने दोनों सांसदों को प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने से रोकने का असफल प्रयास किया था, जिसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 4 वैकल्पिक नाम प्रस्तावित किए थे। सरकार ने कांग्रेस की सूची को खारिज कर दिया, केवल आनंद शर्मा को स्वीकार किया गया। वहीं मनीष तिवारी ने अपने संदेश को रेखांकित करने के लिए किशोर कुमार द्वारा पाए गए 1975 की फिल्म आक्रमण से एक देशभक्ति गीत क्लिप एक्स पर पोस्ट किया। मनीष तिवारी ने लिखा कि किशोर कुमार द्वारा राजेश खन्ना के लिए गाया गया फिल्म आक्रमण 1975 का एक गीत हमें दिखाता है कि राष्ट्र के आह्वान का जवाब कैसे दिया जाए। उन्होंने गीत के बोल उद्धृत करते हुए लिखा, देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम ना आए, माँ ना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए। वहीं इस बीच कांग्रेस नेतृत्व सरकार के पसंद या अपने सांसदों को नियंत्रित करने में असमर्थ होकर आक्रामक हो गया। पार्टी प्रवक्ता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि विपक्ष को दुरुपयोग करने के 1 दशक से अधिक समय बाद प्रधानमंत्री को विदेश में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने संपर्क को क्षणिक, पाखंडी और अवसरवादी विदलीयता कहा। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश जाने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों पर उनकी पार्टी समेत कुछ विपक्षी दलों द्वारा आपत्ति जताए जाने को लेकर सोमवार को कहा था कि वो इस मुद्दे पर नहीं पड़ेंगे। संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष ने इसकी बैठक से पहले संवाददाताओं से कहा कि मैं इस विषय में बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूं। दर्शकों, कांग्रेस ने अपने सांसद शशि थरूर को उनसे बिना पूछे इस मिशन पर भेजने के सरकार के फैसले से नाराजगी जताई थी, लेकिन थरूर के बाद मनीष तिवारी भी देशभक्ति के रंग में रंग कर सरकार के फैसले से काफी गदगद हैं। वहीं विपक्ष में शामिल दूसरे दलों के सांसद भी काफी खुश हैं और सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर करने के साथ ही लिख रहे हैं कि काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसमें एनसीपी एसपी के सांसद सुप्रिया सुले से लेकर शिवसेना यूपीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी शामिल हैं। पीएम मोदी लगातार देश हित में फैसले लिए जा रहे हैं। पीएम मोदी वोट बैंक देखकर फैसले नहीं लेते। पीएम मोदी के लिए देश सबसे ऊपर है। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। लेकिन विपक्ष को हर मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करने से मतलब है। लेकिन अब विपक्ष की दाल नहीं गल रही है। मोदी सरकार के नए वक्फ कानून को लेकर विपक्ष में खलबली मच गई है। विपक्ष के लोग वक्फ कानून पर रोक लगवाने के लिए काफी बेचैन हैं। लेकिन मोदी सरकार ने इस बार जो किया है उससे विपक्ष के 2 चहेते वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। दर्शकों, हम सब ने देखा था कि कैसे वक्फ बोर्ड पर लोगों के जमीनों को हड़पने के आरोप लग रहे थे, लेकिन कानून लाकर मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग इससे बेचैन हो गए। हालांकि अब मोदी सरकार ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है।
दरअसल देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर केंद्र सरकार की ओर से लाए गए वक्फ एक्ट पर सुनवाई हुई। सुनवाई में केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा है कि ये ऐसा मामला नहीं है जहां मंत्रालय ने एक बिल बनाया और बिना सोचे समझे वोटिंग कर दी। हम एक बहुत पुरानी समस्या खत्म करने का काम कर रहे हैं जिसकी शुरुआत 1923 में हुई थी। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ पर बहस के दौरान एक अहम बात कही है। सरकार ने कहा कि वक्फ जो कि एक इस्लामिक अवधारणा है, इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे संविधान के तहत मौलिक अधिकार के तौर पर नहीं माना जा सकता। सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में ये बात कह रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया है कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि वक्फ इस्लाम का जरूरी हिस्सा है, तब तक बाकी तर्क बेकार है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वक्फ को मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि वक्फ इस्लाम का एक जरूरी हिस्सा है, तब तक इस पर कोई दावा नहीं किया जा सकता। वहीं तुषार मेहता ने यह स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता पूरे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। उन्होंने बताया कि इस विषय पर 97 लाख से अधिक लोगों से सुझाव प्राप्त हुए और कई स्तरों पर मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें इन संशोधनों पर विस्तार से चर्चा हुई। एसडी ने बताया कि 25 वक्फ बोर्डों से राय ली गई, जिसमें से कई ने खुद आकर अपनी बातें रखी। इसके अलावा राज्य सरकारों से भी सलाह मशविरा किया गया। तुषार मेहता ने बताया कि संशोधन के हर क्लॉज पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। कुछ सुझावों को स्वीकार किया गया जबकि कुछ को नहीं माना गया। तुषार मेहता ने कहा कि 1923, 1954, 1995 में कानून में भी हमेशा से वक्फ की जायदाद के रजिस्ट्रेशन का नियम रहा है। इस मामले में न सिर्फ मुतवल्ली बल्कि कोई भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई रजिस्टर्ड डीड जैसे दस्तावेज की जरूरत नहीं रही है। वहीं वक्फ कानून को चुनौती देने वाले पक्ष की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने दलील पेश की। कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ कोई टेक्निकल मामला नहीं है, बल्कि ये एक कौम की रूह है और उस रूह की हिफाजत की जिम्मेदारी संविधान करता है, ना कि जिले का कोई कलेक्टर। इसी तरह मुतवल्ली की अहमियत पर जोर देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर मुतवल्ली की रजामंदी के बिना वक्फ का रजिस्ट्रेशन किया गया तो उस जायदाद का धार्मिक चरित्र नहीं बदल जाएगा। वक्फ बाय यूजर प्रावधान को भी कपिल सिब्बल ने इतिहास से मिटाने की साजिश बताते हुए कहा कि 100 साल से कब्रिस्तान है पर कागजात नहीं है, तो क्या मुर्दों की असलियत अब कलेक्टर तय करेगा। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति से धार्मिक मामलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे हिंदू मंदिरों में भी सरकार बंदोबस्ती से संबंधित फैसले लेती है, वैसे ही वक्फ संपत्तियों का प्रशासन भी कानून के तहत होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष कामों पर नियंत्रण संवैधानिक रूप से उचित है। दर्शकों, इस बार केंद्र सरकार ने जो दलील दी है, उसके बाद विपक्ष के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की चिंता बढ़ गई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।